हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी एकेडमी। माय नेम इज सतबीर सिंह और आज हम अपना वीडियो लेक्चर सेकंड करेंगे बायोलॉजी का, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट में हमने छोटी छोटी बातें कर ली थी, अब कुछ और बातें जो हैं, टर्म्स हैं, हम उसमें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो, न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब न्यूट्रिशन प्लांट में हमने एक टर्म आई थी स्टोमेटा, उसको हमने सीख लिया। दूसरी टर्म आई थी ट्रांसपीरेशन, उसको भी हमने पढ़ लिया। स्टोमेटा क्या करता था, गैसेस को एक्सचेंज करता था और साथ साथ में ट्रांसपीरेशन करता था। ये दोनों बातों को हमने वहां से पता लगाया है। अब तीसरी जो न्यूट्रिशन बात आती है कि जब ये भोजन तैयार करता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या क्या है। व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड। तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या क्या बनेंगे। देखो, हमने एक तो लिखा था CO2, ये रॉ मटेरियल हो सकता है उसका, क्योंकि उसने गैसेस को एक्सचेंज किया था। तो हम लिखें कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड रॉ मटेरियल हम लिख सकते हैं इसमें सनलाइट, क्योंकि ये सारा काम कब हो रहा था, धूप में हो रहा था। तीसरा हम लिख सकते हैं वाटर। जो वाटर है वो उसको कहां से मिला था, रूट्स। तो ये तीन उसके रॉ मटेरियल हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक रॉ मटेरियल और भी हो सकता है, वो है मिनरल्स और नाइट्रोजन। आखिरकार नाइट्रोजन ही सबसे मेन है किसी भी प्लांट के ग्रोथ में। पौधे को ऑक्सीजन रिलीज करनी होती है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है वो उसको मिल जाती है एटमॉस्फेयर से। लेकिन हमने सुन रखा है कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी होती है नाइट्रोजन। जैसे खेतों में हम यूज करते हैं किसी भी फसल को जल्दी बढ़ाने के लिए यूरिया खाद का, और उस यूरिया खाद में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन। लेकिन ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। आपको पता होगा हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। उसी प्रकार से जो ऑक्सीजन है 21% पाई जाती है। और अदर गैसेस जो हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या और हीलियम, नियोन, आर्गन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। जो बचा हुआ 1% है, उस 1% में रिमेनिंग सारी गैसेज आ जाती हैं। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर इतना है, और ये जो लेवल है ये भी हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो अधिक से अधिक संख्या में जब पेड़ लगते हैं तभी इस लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। तो प्लांट्स ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनको जीवित रहने के लिए कौन सी गैस की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये नाइट्रोजन उसको कहां से मिलती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फिर से वही हमारे पास प्लांट है। हमने एक शूट पार्ट के बारे में पढ़ा था और एक रूट पार्ट के बारे में पढ़ा था। अब ये जो दोनों चीजें हैं, अब ये हमें बताती क्या है, इसके बारे में हमने सीख लिया है कि इसमें जो लीव्स थे वो ही सबसे जरूरी थे गैसेज को एक्सचेंज करने के लिए। अब आती है रूट। अब रूट में पाए जाते हैं, मिट्टी होती है, मिट्टी में पाए जाते हैं मिनरल्स। मिनरल्स के साथ साथ जब एक साथ में नाइट्रोजन और वाटर, ये हमें इन जड़ों से पेड़ की पत्तियों तक जब हम ये पहुंचते हैं तो उसमें सहायक होते हैं। अब ये तो ठीक है कि वाटर जरूरी है, मिनरल्स जो उसके जितने भी खनिज होते हैं उसमें जो जरूरी चीजें होती है प्लांट्स के लिए वो चली जाती हैं। इन्हें नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में, ये कैसे वहां पे जाएगी। तो उसके लिए एक सीधी सी बात है, हम थोड़े थोड़े समय के बाद अगर मान लो हम क्रॉप्स उगा रहे हैं बड़े लेवल पे, बड़े 5 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर या जितने भी फार्मर्स हैं सारे के सारे अगर क्रॉप्स उगा रहे हैं तो एक बड़े स्केल पे उगाते हैं। उस बड़े स्केल पे 2 सीजन निकलते हैं हमारी फसलों में मोस्टली। वैसे तो 3 होते हैं लेकिन 2 सीजन निकलते हैं। सबसे पहले निकलता है खरीफ का,
और दूसरा निकलता है हमारा रबी का। ये दो तो इंपॉर्टेंट है। ये खरीफ का जो समय है अराउंड जुलाई टू अक्टूबर या नवंबर तक हो सकता है, और ऐसे जो रबी का है वो नवंबर से लेके और ये मार्च और अप्रैल तक का हो सकता है। अब आपने ध्यान दिया हो, जब ये फसलें उगाई जाती हैं उससे पहले हमारा जो फील्ड होता है उसको खाली छोड़ दिया जाता है, उसकी निराई गुड़ाई करके, उसको कल्टीवेट करके उसको खाली छोड़ जाता है 1 से 2 महीना। उससे क्या होता है, हवा उस मिट्टी पे लगती रहती है, और उस मिट्टी में देखो हमें पता है ना हवा में नाइट्रोजन 78% है। तो जब उस मिट्टी को, खेत को खुला छोड़ा जाता है तो हवा से नाइट्रोजन उस मिट्टी में चली जाती है। जब बाद में हम पानी वगैरह देते हैं तो वो जो नाइट्रोजन है वो लंबे समय तक उस पेड़ के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करती है और पौधे की ग्रोथ के लिए चलती रहती है। ऐसे ही जैसे खरीफ की फसल की कटाई हुई और वैसे ही रबी की शुरू हुई तो 10 से 15 दिन के लिए फिर से ऐसे ही काम किया जाता है, तो उसमें भी नाइट्रोजन को भरपूर मात्रा मिल जाती है। तो कहने का मतलब, अगर हम बिल्कुल छोटे स्तर की बात करें, छोटे लेवल की बात करें, घरों में हम पॉट्स लेते हैं, गमले के अंदर कोई फूल वगैरह उगाते हैं तो समय समय पर उसकी खुदाई करते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा घास है वो न उगे, उसके साथ साथ जो उसमें हवा से नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में चली जाए। तो ये जो नाइट्रोजन है ये चलती है रूट्स के थ्रू। अब ये रूट्स के थ्रू सीधा जाती है पेड़ की आखिरी जो पत्ती होती है वहां तक पहुंच जाती है और पौधे को अपना भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिल जाता है। ठीक है, अब कुछ और भी बात यहाँ पे करेंगे, जैसे पौधे के जो पत्ते का रंग है वो हरा ही क्यों है। ठीक है, तो छोटे छोटे से क्वेश्चन और सीखते हैं इससे। चलिए, वाई द कलर ऑफ लीव्स और ग्रीन, जो पौधे के पत्तों का जो कलर है वो हरा क्यों है? ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है और पता भी होना चाहिए सभी बच्चों को। पौधे के पत्तों में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो हरे रंग का एक वर्णक है ना, वो किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से है। जो पौधों के जो पत्तों का हरा रंग है वो क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, एक जगह होती है वहां ये पाया जाता है। और इसका मेनली काम क्या है? इसका मेनली काम है फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस, इसी से पत्ता जो है अपना भोजन तैयार करता है। ठीक है, तो ये हमने बात आज कर ली है न्यूट्रिशन इन प्लांट की एक बेसिक लेवल पे। अब हम कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ता जाएगा हमें उन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें से हम सबसे पहले बात कर देते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, अब ये ऑर्गेनिज्म माइक्रो से लेके मैक्रो तक हो सकते हैं। माइक्रो टू मैक्रो, माइक्रो होते हैं छोटे, मैक्रो होते हैं बड़े। लेकिन बुक्स में मेनली दो ऑर्गेनिज्म की बात होती है। सबसे पहले बात है यूनिसेलुलर, सेकंड आता है हमारे पास मल्टी सेलुलर। तो इन दो के बारे में आज बात करते हैं। यूनिसेलुलर, देखो वर्ड आया है यूनिसेलुलर। सेलुलर का मतलब है कोशिकाओं वाला। ठीक है ना, सेलुलर तो क्या है? कोशिकाओं वाला। सेलुलर का मतलब मेनली इसमें सेल दिखाई दे रही होंगी आपको, ये सेल वर्ड होता है कोशिका के लिए। और एक है यूनि, यूनि का मतलब होता है एक। तो जिसमें एक कोशिका होगी, एक ही सेल होगी, उसको क्या बोल लेंगे? यूनिसेलुलर। इन विच ओनली वन सेल इज प्रेजेंट, इसमें केवल एक ही सेल है। ठीक है, और ये एक ही सेल क्या करती है? सारे काम करती है। ठीक है, फॉर ऑल वर्क। अब इस ऑल वर्क में क्या क्या आ सकता है?
एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला रेस्पिरेशन, भाई उसको सांस लेनी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, वो क्या है रेस्पिरेशन, वो एक ही सेल से लेगा। उसी सेल से सेकंड काम करता है वो इनडाइजेशन, खाने को खाना वो भी उसी सेल से करता है, ठीक है। तीसरा उसको करना है एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन मतलब जो उसने खाना खाया उसको डाइजेस्ट किया, अब उसमें जो वेस्ट प्रोड्यूस हुई है वो भी उसको उसी सेल से बाहर निकालनी है। और फोर्थ आता है हमारे पास रिप्रोडक्शन, अपने जैसी एक आउन स्पीशीज को क्रिएट करना, उसको रिप्रोडक्शन कहलाता है, वो भी उसको उसी सेल से करना पड़ता है। अगर इसमें हम एग्जांपल की बात करें तो मेनली हमारे पास एग्जांपल तो बहुत हैं, लेकिन इसमें से अमीबा, दूसरा आता है पैरामीशियम, जैसे फंगी, यीस्ट एक्सेट्रा। ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं ये है यूनिसेलुलर, और ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये एक ही सेल के द्वारा सारे काम करता है। दूसरा आता है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर देखो वर्ड फिर वही है, सेलुलर मतलब कोशिका वाला, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, और मल्टी, मल्टी माने बहुत। लेकिन बहुत का मतलब ये नहीं है कि उसमें 3, 5, 10, 15, 20 ऐसे मिलेंगे आपको, उसमें मिलियंस ऑफ सेल मिलती है, इन विच मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट फॉर ऑल। अब ये हो गया हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जैसे मान लो ह्यूमंस, एग्जांपल के तौर पे ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे के सारे क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें लाखों कोशिकाएं पाई जाती हैं, लाखों सेल पाई जाती हैं इसमें। जैसे हम अपनी बात कर लेते हैं, लिखने के लिए हैंड्स दिए हैं और काम करने के लिए हैंड्स है, ठीक है, देखने के लिए आंखें हैं, खाने के लिए माउथ है, टीथ है, एसोफेगस है, एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेशन है, अलग अलग चलने के लिए टांगे हैं, दौड़ने के लिए पूरा शरीर है, ठीक है, लंग्स अलग काम करते हैं, किडनी अलग काम करती हैं, हार्ट अलग काम करता है। तो ये सारी सारी मिलियंस ऑफ सेल से सारे वर्क परफॉर्म होते हैं। तो ये दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म आते हैं हमारे इसी चैप्टर के अंदर। अगर चैप्टर की बात की जाए तो जो बेसिक है जैसे 6th क्लास है, 7th है, उनके लिए सिर्फ ये टॉपिक है, जैसे न्यूट्रिशन प्लांट को आप ले सकते हो। अगर बड़ी क्लासेस की बात करो, जैसे फॉर एग्जांपल 10th क्लास की बात करते हैं, तो ये हमारा एक लेसन बनता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस है, शायद लेसन नंबर 6 है ये, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी हम तो बेसिक से स्टार्ट कर रखा है, तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे हमारे साथ डेली जुड़े रहेंगे और नई नई लाइफ प्रोसेस लेसन में या न्यूट्रिशन प्लांट के बारे में सीखेंगे। और ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।